everyone, my name is Atiya Zainab and in this video I am going to cover Age of Chaucer. If you search this topic Age of Chaucer on YouTube, you will come with lots of results. In fact, I have also searched and gone through all the videos also. But I found all of the videos have covered mainly the events of Age of Chaucer. They didn't talk about the social and political conditions. Okay, so whenever you are asked to write about the social and political conditions of Age of Chaucer, it doesn't mean that the question is asking to write about the age of Chaucer, the events that took place in Age of Chaucer. In fact, you have to write what happened due to that change, what happened after that event. Okay, what were the social and political conditions. So my point of view of making this video is कि ना सिर्फ आपको एज ऑफ चौसर पता चले बल्कि द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस भी पता चले. लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर मेन इवेंट्स ऑफ एज ऑफ चौसर. एज ऑफ चौसर के टाइम में जो मेन घटनाएं जो हुई हैं पहले हम वो कवर करेंगे और उसके कंसिक्वेंटली देखेंगे कि क्या क्या पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन डेवलप हुई उन इवेंट्स के वजह से. तो दे आर थ्री मेन इवेंट्स. ओके, फर्स्ट है 100 ईयर वॉर. 100 साल तक एक वॉर चला था. ठीक है, अब आप बोलोगे एज ऑफ चौसर में ही चला था, नहीं, बाद तक गया था ये. ठीक है, अभी हम बात करते हैं 100 ईयर्स वॉर पे. दूसरा, प्लेग फैल गया था, ब्लैक डेथ जिसको बोला जाता है. ब्लैक डेथ क्यों? क्योंकि चूहों की वजह से होता था ये. ठीक है, सो ये प्लेग. एंड द थर्ड इज पीजेंट रिवॉल्ट, किसानों ने विद्रोह कर दिया था. अब हम वन बाय वन कवर करेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट 100 ईयर्स वॉर. 100 ईयर्स वॉर्स का टाइमलाइन आप देख सकते हो, लिखा हुआ है. जनरली सुनने में आता है कि 110 साल तक ये वॉर चला था और लगातार नहीं चला था, रुक रुक के चला था. और किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था. तो मेन पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं कि 110 साल चला था. अब ये 110 ईयर्स वॉर तो नहीं बोला जा सकता, बोलने में नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए इसको 100 ईयर्स वॉर कहते हैं. और ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ. अब हम ये जानेंगे कि ये वॉर हुआ क्यों फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच. एक्चुअली अगर आपको पता हो कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद विलियम द कॉन्करर जब इंग्लैंड का राजा बना था तो उसने क्या किया था, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों का वो राजा था. ठीक है, दोनों को मार्च कर लिया था एक तरीके से. तो इस वजह से इंग्लैंड की जो कुछ ज़मीनें थी वो फ्रांस के कब्जे में आ गई थी. अब विलियम द कॉन्करर के टाइम से वो दोनों, विलियम द कॉन्करर ने फ्रांस में भी राज किया और इंग्लैंड में भी, और उसके बाद उसके सारे जो सक्सेसर्स थे यही फॉलो करते रहे. लेकिन ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि कोई एक राजा दो अलग अलग जगह पे राज करे. तो ऑब्वियसली फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों में धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए. और जब अलग अलग राजा होने लगे कि मतलब हर किसी ने नहीं फॉलो किया कि एक ही राजा दोनों जगह हो. ठीक है, एक टाइम आया कि फ्रांस का अलग राजा हुआ, इंग्लैंड का अलग राजा हुआ. तो उस समय क्या हुआ, विलियम कॉन्करर ने जो ये रायता फैलाया था दोनों जगह पे राज करने का, तो धीरे धीरे करके जब अलग अलग लोग हो गए तो फिर इंग्लैंड ने अपनी ज़मीन को फ्रांस से वापस मांगा कि विलियम द कॉन्करर के टाइम से मेरी ज़मीन तुम्हारे पास है तो मेरी ज़मीनों को वापस करो. तो फिर क्या हुआ, इसी की वजह से वॉर शुरू हुआ. उन्होंने देने से मना कर दिया तो इन्होंने इनवाइट किया कि लेट्स फाइट, कि जो जीतेगा ज़मीन उसकी होगी. तो पहला जो रीज़न है आपका 100 ईयर्स वॉर्स का वो क्या है, फ्रांस इंग्लैंड के बीच ज़मीनों को लेके, होल्डिंग्स ऑफ लैंड को लेके. सेकेंड जो रीज़न है वो है फ्रांस में राजा कौन बने, इस पे लड़ाई. विलियम द कॉन्करर के काफ़ी बाद जब फ्रांस और इंग्लैंड में अलग अलग किंग्स होने लगे तो उस वक्त की बात है कि फ्रांस में चार्ल्स फोर्थ किंग था जिसके कोई बेटा नहीं था. अब इसके कोई बेटा नहीं है तो ये किसको राजा बना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जनरली अपने बेटों को ही राजा उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर बनाते थे. ठीक है, ओके. तो फ्रांस के पास इस वक्त कोई भी ऐसा उनका बंदा नहीं है जिसको ये बना सके अपने बाद, चार्ल्स फोर्थ के पास. ठीक है, वहीं पर इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में जो किंग है इस वक्त वो है एडवर्ड थर्ड. और एडवर्ड थर्ड की जो मम्मा है वो है इजाबेला. अभी जो इसाबेला है, कमाल की बात यह है कि जो इसाबेला है ये बहन है किसकी, चार्ल्स फोर्थ की. फ्रांस में जो राजा बैठा हुआ है उसकी बहन है. ओके, बात समझ में आ रही है. तो ये कहती है चार्ल्स फोर्थ से
कि भाई तुम अपने भतीजे को बना दो ना यहाँ पे, यहाँ तो राज कर ही रहा है इंग्लैंड में, वहाँ भी कर लेगा फ्रांस में, जिस तरीके से पहले चलता चला आ रहा था। तो इसाबेला ने वही प्रपोजल रखा किससे, चार्ल्स फोर्ड से, कि फ्रांस में तुम्हारे पास कोई बेटा नहीं है लेकिन तुम्हारा ही तो खून है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, ठीक है, तो तुम क्या करो अपने भतीजे को बना लो, राजा बना दो फ्रांस का। तो जैसे ही ये लोगों को पता चला ये प्रपोजल रखा जा रहा है, तो इससे क्या हुआ, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए कि नहीं, हम पहले बहुत झेल चुके हैं कि फ्रांस इंग्लैंड का बहुत रायता फैल चुका है, अब हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, हमें अपना अलग राजा दीजिए और आप अपना अलग रखिए। तो दो रीजंस थे मेनली, और भी कई सारे डिस्प्यूट्स थे, लेकिन ये जो मेन रीज़न, दो मेजर रीज़न थे जिसकी वजह से 100 ईयर्स वॉर चल रहा था। ओके, अब यह जो 100 ईयर्स वॉर है, ये ऐसा नहीं है कि रोज़ चलता रहा, 100 ईयर्स लगातार चलता रहा, डेली लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं था, रुक रुक के चलता था। तो इसमें कई सारे छोटे छोटे बैटल्स हुए हैं, ठीक है, जिनका पर्टिकुलर नेम दिया गया है। तो इसमें से 3 बैटल्स आपको याद रखने हैं जिसमें इंग्लैंड जीता था, तो इंग्लैंड जिसमें जीता था वो आप याद रख लीजिए। ओके, एंड इसमें ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं आता, लेकिन अगर आप लिख दोगे वहाँ पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कि ये जो 100 ईयर्स वॉर में भी जो अंदर अगर आप घुस के देखोगे, इसमें झक के देखोगे, तो आपको 3 बैटल्स मिलेंगे, बैटल ऑफ क्रीसी, बैटल ऑफ पोइटियर्स एंड बैटल ऑफ एग्निकोर्ट, एंड द ईयर्स आर गिवन हियर। ओके, among that the time period of war, 100 years war. ओके फाइन। एंड एक बात और याद रखिए कि इंग्लैंड ने अब इन बैटल्स को लड़ने के लिए लॉन्ग बो मेथड का यूज़ किया था, यानी कि उन्होंने लंबे एरोस का यूज़ किया था, तीर वीर का, जो कि दूर तक जाते थे, जबकि जो फ्रांस के थे उनके जो बोज होते थे वो क्रॉसबो मेथड यूज़ करते थे, कि वो बहुत पास तक जा पाते थे, लोगों को ज़्यादा नहीं मार पाते थे। ये एक प्लस पॉइंट था इंग्लैंड के पास। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो 100 ईयर्स वॉर हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इतना ज़्यादा कट्टर हो गए लोग फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर होते होते, कि इंग्लैंड ने बोला भाई बहुत है, अब हम फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच वो ओन नहीं कर सकते, हमें अपनी एक लैंग्वेज को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक तरीके से पॉपुलर हुई। नाउ वी विल कवर सेकेंड इवेंट ऑफ एज ऑफ चौसा, विच इज़ ब्लैक डेथ। तो ब्लैक डेथ जो थी वो प्लेग की बीमारी, जिस तरीके से राइट नाउ कोरोना चल रहा है, इस तरीके से उस वक्त एज ऑफ चौसर में ब्लैक डेथ प्लेग फैला हुआ था, एंड इट वाज अ डिसीज जो कि कंटेजियस थी, मतलब कि छूत की बीमारी थी, और जो पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता था बीमार इंसान के, विद इन 5 days उसकी मौत हो जाती थी। ओके, एंड इस वजह से लोग ज़्यादा मरने लगे क्योंकि कॉन्टेजियस डिसीज थी ये, ठीक है। तो इस वजह से 1/3 पॉपुलेशन जो थी, ओके, वो क्या हो गई, मर गई। अब 1/3 पॉपुलेशन छोटी मोटी थोड़ी ना होती, ज़्यादा होती है, तो उसको रिटेन करने में पूरे कितने साल लग गए, 200 साल लग गए। ओके, लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ ब्लैक डेथ का, जब इतने ज़्यादा लोग मरने लगे तो लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया क्लर्जी से। क्लर्जी किसे कहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज टू वर्शिप इन चर्च, और जो चर्च का मुखिया होता था, एक तरीके से पूरी टीम होती थी उसकी, उसको क्लर्जी कहते थे। और ये जो क्लर्जी होती थी ना, लोग जाते थे अपनी दुआ पूरी करवाने इन लोगों के पास। ओके, तो लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, इतने लोग मर रहे हैं, दुआ हुआ नहीं कर रहे हो, भगवान से कहो कि ये प्लेग ले खत्म करे। सो लोगों ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करी। ओके, और इसकी वजह से लोगों को समझ में आया कि भाई ये सारा जो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं कि हम इस पे डिपेंड रहे कि भगवान कुछ करेंगे और हमारी मदद करेंगे, ऐसा नहीं है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो इस वजह से लोगों को मेडिकल साइंसेस की ज़रूरत महसूस हुई, और यहीं से मेडिकल साइंसेस भी डेवलप हुई। तो लोगों ने एक तरीके से क्या किया, एजुकेशन की तरफ अपने को मोड़ा, कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो इट्स बेटर दैट वी शुड टर्न टू एजुकेशन रादर देन फोकसिंग, रादर देन इस पे यकीन करना कि हमें भगवान ही ठीक कर देगा। ओके, नाउ वी विल कवर द थर्ड मेन इवेंट, विच इज़ पीजेंट रिवॉल्ट। पीजेंट कहते हैं किसान को। ओके, किसानों ने अलग नाक में दम कर रखा था, विद्रोह कर रखा था। क्यों? क्योंकि एक तो 100 ईयर्स वॉर चल रहा था ये। ओके, बस में आ रही है। ओके, एंड ब्लैक डेथ भी थी। तो सरकार जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट तो हालांकि कुछ भी नहीं थी, राजा का ज़माना था, तो उन लोगों को जो है पैसा चाहिए था ना, सारा लड़ाई करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, अपने साथ सैनिकों को कुछ खिलाना पड़ेगा,
ठीक है। तो जो पैसा वो निकालेंगे तो वो कहाँ से निकालेंगे, जनता से निकालेंगे। तो किसानों पे बेचारों पे क्या लगाया जाता था, हाई टैक्स लगाया जाता था। इस वजह से किसानों ने क्या किया, रिवॉल्ट स्टार्ट किया। और इसके लिए मेन 2 लीडर्स माने जाते हैं, एक है वॉट टाइलर एंड सेकेंड है जॉन बॉल। ओके, बॉल, यस बॉल, ओके गेंद। तो जॉन बॉल उनका नाम है एंड वॉट टाइलर, याद रखिएगा इसको। अब हम फाइनली अपने टॉपिक पे आ पहुंचे हैं, जो कि है सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन एज ऑफ चौसर। सो वन बाय वन पॉइंट वाइज वी विल कम टू नो कि व्हाट वर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन एज ऑफ चौसर। द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी नोटिस हियर कि उस वक्त लोग डिसकंटेंटमेंट और अनरेस्ट से गुजर रहे थे। डिसकंटेंट मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे वो लोग, ठीक है। अनरेस्ट क्यों सेटिस्फाइड नहीं थे, वॉर चल रहा है, लोग मर रहे हैं तब भी वॉर चल रहा है, ओके। एंड उसके बाद थर्ड चीज हमने देखी थी, पीजेंट रिवॉल्ट हो रहा है। तो पीपल वर इन द स्टेट ऑफ अनरेस्ट, ओके। कोई भी सुकून से नहीं था। तो डिसकंटेंटमेंट मतलब कि डिससेटिस्फैक्शन देखा गया, एंड क्या देखा गया, अनरेस्ट देखा गया, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो हैवी टैक्सेशन, या पॉइंट बना के लिख सकते हो। इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि हैवी टैक्सेशन क्यों लगाया था, ताकि वॉर में जो पैसा खर्च होगा उसके लिए हम किससे निकलवाएंगे, जनता से निकलवाएंगे। लेकिन आपको ये बात यहाँ ध्यान रखनी है कि इससे जो मेन जो है पीजेंट्री क्रश हुई थी। पीजेंट्री किसे कहते हैं, पीजेंट के ग्रुप को, किसानों के ग्रुप को, ठीक है। तो हैवी टैक्सेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ वॉट, 100 ईयर्स वॉर। एंड इससे गरीब लोगों पे ज़्यादा हार्डशिप्स मतलब होता है डिफ़िकल्टीज उनको उठानी पड़ी। पीजेंट्री ग्रोन्ड, ग्रोन्ड कहते हैं कराने को, वो करा रही थी बेचारी पीजेंट्री, मतलब कि किसानों का वर्क करा रहा था अंडर द हील्स ऑफ क्रशिंग टैक्सेशन, ठीक है। कुचलने वाला टैक्सेशन बिल्कुल था, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन लगा था। मैं आपको ये ऐसे वर्ड्स क्यों देती हूँ, आसान भी दे सकती हूँ, बिकॉज आप लिटरेचर स्टूडेंट हो, कहीं पे लिखोगे तो क्या हल्के फुल्के वर्ड्स में लिखोगे, अच्छे वर्ड्स रखा करो। आगे बात करते हैं कि ब्लैक डेथ का क्या इफेक्ट हुआ। तो ब्लैक डेथ की वजह से लोगों में एक तरीके से, मैंने आपको पहले भी बताया, लोग जागरूक हुए थे। एंड एक तरीके से और लेबर जो था वो रही नहीं, क्या लोग बढ़ गए इतना, तो फिर लेबर भी कम हो गया एंड डिमांड भी नहीं रह गई। जब लोग हैं ही नहीं तो चीज़ों की डिमांड कहाँ से होगी। तो इस वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो थे वो तेज़ी से उनका दाम जो था वो गिरने लगा। गॉट इट। सो ये ब्लैक डेथ का इफेक्ट हुआ एक तरीके से कि लोग इतना मर गए तो डिमांड ही नहीं रह गई कोई। जब डिमांड नहीं रह गई तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी कि भैया लो बहुत सारे चीज़ें मेरे पास, तो पैसा तो कम ही लेगा वो आपसे, ठीक है। क्योंकि लोग कम रह गए, चीज़ ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगी, कम में बेचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉलेसनेस, ओके। सो व्हाट इज लॉलेसनेस, लॉलेसनेस मतलब समानता, इक्वालिटी नहीं देखी जा रही थी कि एक और तो लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, करा रहे हैं, वैलोइंग मतलब ये होता है सफ़र करना मिजरी में, मिजरी मतलब सफरिंग्स, ओके। एंड दूसरी तरफ राजा और जो उनके कोटियर्स हैं वो अपनी जेब भर रहे हैं, ठीक है। गेटी एंड लग्जरी मतलब बड़ी सुख सुविधा वाला, कंफर्ट वाला लाइफ जी रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। ये क्या कहलाएगा, लॉलेसनेस। तो एक कंडीशन क्या हुई एज ऑफ चौसर की, लॉलेसनेस, ओके। पीपल वर स्टार्विंग एंड वैलोइंग एंड बट अदर्स वर enjoying and they were stuffing their pockets only, okay, especially the clergy, okay. Next we will talk about famine. एक famine मतलब क्या होता है, अकाल पड़ जाना, ओके। तो ब्लैक डेथ की वजह से क्या हो गया था, लोग जब इतना मरने लगे तो लैंड वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, फसल वगैरह बहुत बुरी चली गई, ओके। तो फैमिन यानी अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ गया खाने को नहीं है तो लोग चोर बढ़ जाएंगे, ठीक है, ओके। चोरी करके खाएंगे वो, उनके पास खाने को नहीं है। तो इस तरीके से फैमिन का जो असर देखा गया अकाल की वजह से, चोर ज़्यादा बढ़ गए सोसाइटी में, चोरियाँ बहुत होने लगी, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट कंडीशन वी विल टॉक हियर, लैंग्वेज में चेंज आया। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फ्रेंच जो लैंग्वेज जो थी उसने अपना अस्तित्व खो दिया, क्योंकि इतना लोगों में वॉर चल रहा है, तो आप कहाँ वो फ्रेंच को अपनाएंगे, ठीक है। वरना एक टाइम ऐसा था कि कुछ लोग कहते थे कि फ्रेंच बड़ी अच्छी है, फ्रेंच के वर्ड्स को अपने में मिंगल कर लीजिए, वही मर्ज कर लीजिए, ओके। लोगों ने कहा, ये भी बोला कि अगर मर्ज कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि संस्कृत हिंदी मिक्स कर दी। आप कॉमन लाइफ में या संस्कृत की कविता सुनने में या बोलने में आप टफ लगेगी आपको, ओके, रादर देन हिंदी। तो वही बात हो गई इंग्लिश और फ्रेंच की। तो कहने का मतलब ये है कि
अब जाके लोगों को समझ में आया कि नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं, अपने ही लैंग्वेज को क्या करो, पॉपुलर करो। आगे बात करते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या था, ठीक है। ओके, तो उस वक्त जो किंग का जो पोजीशन था, डोलफुल मतलब बहुत ही पिटीएबल कंडीशन में किंग की हालत थी। क्यों? क्योंकि किंग जो था एक तरीके से उसकी जो ऑल इन ऑल पार्लियामेंट का ही रोल था, मतलब जो पार्लियामेंट कहती थी किंग भी वही कहता था एक तरीके से। तो किंग का कोई अपना, भले ही वो थ्रोन पे बैठा हो, लेकिन चलती किसकी थी? पार्लियामेंट। एक तरीके से किंग के जो किंग एक पक्षी की तरह था, बर्ड की तरह था, जिसके जो पंख थे वो काट दिए गए थे, क्लिप्ड ऑफ मतलब काट दिए गए थे। क्यों? किसने काट दिए थे? पार्लियामेंट ने। मतलब पार्लियामेंट कहता था कि मैं जो बोलूँ, हम सब जो बोलेंगे, पार्लियामेंट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वही चलेगी, ठीक है, तुम भी वही मानोगे, ठीक है। आगे चल के आप पढ़ोगे कैरोलिन एज में और उसके भी आगे जेम्स वगैरह ने जो है पेस पे विद्रोह किया था। उसने कहा था कि नहीं, किंग की ही चलेगी, पार्लियामेंट कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो बात की बात है। तो फिलहाल एज ऑफ चौसर में पार्लियामेंट वॉज ऑल इन ऑल। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंडीशंस ऑफ विमेन। जो औरतों की जो कंडीशन थी वाकई मिजरेबल थी, ओके, पिटिएबल थी, अच्छी नहीं थी, ओके, और उनको इन्फीरियर समझा जाता था। और जितने भी लोअर स्टेटस की वीमेन होती थी वो हमेशा बोरिंग घर के कामों में लगी रहती थी, ठीक है। अनरिलीव्ड मतलब रिलीव ना देने वाली। ड्रजरी मतलब क्या होता है? उबाऊ बोरिंग काम। देखिए मैं कितनी बढ़िया वो काम देती हूँ आपको, अगर ये लिखोगे आपके दिमाग में भी बैठा लेती हूँ, एंड आपको लिखने में भी नंबर अच्छे मिलेंगे, और उसको अंडरलाइन कर दिया करो। तो अनरिलीव्ड ड्रजरी में इन्वॉल्व रहती थी। अनरिलीव मतलब ना रिलीव, कभी रेस्ट ना देने वाली उबाऊ काम, ओके फाइन। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके। जैसा कि आपको पता है कि पीपल टर्न टू एजुकेशन एंड सबको लगा कि नहीं अब इससे कुछ नहीं होगा प्रेयर वगैरह वर्शिप वगैरह से, एंड इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाए। तो एक तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स में ग्रोथ देखी गई, लोग उस तरफ भागने लगे कि भाई अब इकोनॉमी इतना ढीली पड़ रही, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ओके। तो गिल्ड्स का फॉर्म हुआ। अब आप बोलोगे ये गिल्ड्स क्या होते थे? गिल्ड्स होता था बिजनेसमैन और क्राफ्ट्समैन का ग्रुप को गिल्ड्स कहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल हु वर स्पेशली मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन, ओके फाइन। क्यों? क्योंकि ताकि वो ग्रुप बनाएंगे तो वो अपने अंडर कई सारे लोगों को रखेंगे, जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स आगे बढ़ सकेगा, ओके। और ट्रेड जो हैंडी क्राफ्ट्स वगैरह पावर में आए, बढ़े, तो इस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स में ग्रोथ देखा गया। So that's all about the conditions of Chaucer, and I have also covered events in the lucid manner. अगर वाकई आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, एंड आपको लगता हो कि मेरा the way of explanation is different from others, so please like, share and subscribe. Thank you for watching.